कैमरा एक्शन। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसे कि हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे क्लास 12 का, जो अभी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हम विलयन पढ़ा रहे हैं, यानी दूसरा लेसन जो है फिजिकल केमिस्ट्री का दूसरा लेसन है, वहीं पढ़ा रहे हैं। तो कहाँ तक हुआ था? लगभग हमको लग रहा है कि मोल अंश तक हो गया था। मोल अंश तक हो गया था। इसके बाद में हम लोग जानेंगे, पहले नर्मलता जानेंगे क्या होता है। उससे पहले हम लोग तत्व के तुल्यांकी भार को जानेंगे। तत्व के तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किया जाता है? तत्व हो या आयन के तुल्यांकी भार, ठीक है, ये सब का तुल्यांकी भार हम लोग जानेंगे ज्ञात करने के लिए। तो जब तक तुल्यांकी भार नहीं जानेंगे तब तक हम लोग नॉर्मलता के बारे में नहीं जानेंगे, ठीक है। तो इससे पहले तुल्यांकी भार जानना होगा। तुल्यांकी भार के आधार पर ही देखिए, इसको सामान्यता भी बोला जाता है, ठीक है। तो तुल्यांकी भार जानेंगे, तत्व के तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे, मूलक के तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे, इसके बाद में अम्ल के तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम फॉर्मूला बताएंगे तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए। तो आइए समझते हैं। तुल्यांकी भार अथवा इसी को बोला जाता है समतुल्यांकी समतुल्यांकी भार। तो बढ़िया समझना है तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार क्या होता है? जैसे देखिए, हाइड्रोजन का 1.008 ग्राम, ठीक है, ये क्या हाइड्रोजन का। इसके बाद में ऑक्सीजन का कितना ग्राम? 8 ग्राम। और क्लोरीन का Cl का कितना ग्राम? तो 35.5 ग्राम से अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है? तुल्यांकी भार कहलाएगा। तो हम लोग इस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग जानेंगे तुल्यांकी भार ज्ञात करना। जैसे तत्व के तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किया जा सकता है, मूलक का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किया जाता है, अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किया जाता है, लवण का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। तो जैसे हम देखिए लिखे है तुल्यांकी भार अथवा समतुल्यांकी भार, इसको एक और नाम से जाना जाता है ग्राम समतुल्यांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्राम समतुल्यांक। इसके सहायता से सामान्यता ज्ञात किया जाता है, ठीक बा। तो समझना है, देखिए इसमें हम ए नंबर लिखेंगे। ए नंबर तत्व के तुल्यांकी भार का फॉर्मूला लिखेंगे। तुल्यांकी भार, इसके लिए फॉर्मूला जाना है क्या होता है तत्व के तुल्यांकी भार के लिए, ठीक है। तो तत्व के तुल्यांकी भार के लिए फॉर्मूला होता है तत्व के परमाणु भार बाटा तत्व के संयोजकता। तत्व के संयोजकता। अब देखिए संयोजकता मालूम है? तत्व का संयोजकता कैसे निकाला जाता है, ठीक है, मालूम नहीं है
तो अभी बहुत हम बताते हैं जितना समझिए, ठीक है। उसके बाद में हम पिछले क्लास में पढ़ा देंगे संयोजकता ज्ञात करने के लिए, ठीक है। ये सब 9th-10th का है, संयोजकता 9th-10th में ही पढ़ाना है, तो 12th में क्या पढ़ाना है, लेकिन समझने के लिए तो बताना पड़ेगा ना, है तो बताएंगे। अब देखिए फॉर्मूला क्या होगा, तत्व के तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए तत्व के परमाणु भार और बाटा में तत्व के संयोजकता। तत्व के तुल्यांकी भार को ई द्वारा, किसके द्वारा, ई द्वारा, बड़ा ई द्वारा व्यक्त करें, किसके द्वारा, बड़ा ई द्वारा, ठीक है। यानी यहाँ पर तत्व के तुल्यांकी भार के स्थान पर हम ई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, है लिख सकते हैं। तो याद रखना है कि तत्व के तुल्यांकी भार के लिए संकेत क्या होता है, ई होता है, क्या होता है, ई होता है। जैसे हमसे कोई पूछे बबुओ Na एक तत्व है, सोडियम एक तत्व है, इनका तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किया जाएगा, देखिए हम लिखेंगे Na का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, ठीक है, Na का तुल्यांकी भार। अब समझिए फॉर्मूला में क्या है, तत्व के परमाणु भार, तो हम देखिए Na का तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं, तो इसमें तत्व क्या है, सोडियम है ना, तो सोडियम का परमाणु भार होगा, किसका परमाणु भार होगा, सोडियम का। अब बाटा में तत्व के संयोजकता, तो इसमें तत्व क्या है, सोडियम है, क्योंकि सोडियम का हम लोग तुल्यांकी भार ज्ञात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सोडियम का संयोजकता तो मालूम नहीं है मालूम, कोई बताएगा, सोडियम का संयोजकता नहीं बता पाइएगा, सोडियम का संयोजकता नहीं बता पाइएगा। सोडियम का संयोजकता 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है, सोडियम का संयोजकता 1 होता है। अब कैसे होता है उसके लिए हम अभी नहीं बताएंगे, ठीक है, हैं देखिए बताइए दे रहे हैं, नहीं तो दिक्कत होगा। देखिए समझिए, देखिए सोडियम का हमको संयोजकता निकालना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, कक्षा के बारे में, सेल के बारे में पढ़े होंगे, हैं कक्षा के बारे में। जैसे देखिए एक के कक्षा होता है, एल होता है, एम होता है, एन होता है, आगे भी होता है, बस इतना ही समझिए, ठीक है, इतना ही समझना है। पहला कक्षा यानी के कक्षा को ही प्रथम कक्षा बोला जाता है, पहली कक्षा। एल कक्षा को दूसरी कक्षा बोला जाएगा, एम को तीसरी, एन को चौथी। मतलब कक्षा को संकेत में के, एल, एम, एन, ओ द्वारा व्यक्त किया जाता है, या संख्या में कहे तो 1 2 3 4 द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यानी पहला कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 2 होती है, कितना, 2। ये क्या है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। दूसरा कक्षा में 8 होता है, तीसरा कक्षा में 18 होता है, चौथा कक्षा में 32 होता है। ये कैसे है, इसके निकालने के लिए फॉर्मूला भी है, ठीक है, 2n², इसी पर निकलता है। अगर n बराबर 1 रखते हैं तो क्या, के कक्षा में यानी प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात होगा, ठीक है। देखिए इस फॉर्मूला पर निकालिएगा। देखिए अब तो हम जाना नहीं चाहते थे क्योंकि 12th क्लास में है, तो इतना तो समझना जरूरी है। देखिए इस फॉर्मूला पर निकालते हैं, जहां n बराबर 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 5 डॉट डॉट आगे हम इस क्लास, देखिए इसका वीडियो बना देंगे, ठीक है, संयोजकता ज्ञात करने के लिए हम वीडियो बना देंगे अलग से, ठीक है, हैं बस इतना समझिए कि इस फार्मूला पर निकाला जाता है। ये फार्मूला एक वैज्ञानिक थे बोर-ब्यूरी जिनका नाम था, वहीं दिए थे, ठीक है। 2n मतलब किसी भी तत्व के परमाणु के कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² द्वारा ज्ञात किया जाता है। n क्या होता है, n बराबर 1 2 3 4 मान लेंगे, यही क्या है, कक्षाओं की संख्या है, क्या कक्षा की संख्या। अगर n बराबर 1 रखेंगे बाबू तो समझ लेना है कि हम पहला कक्षा में यानी के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। जब n बराबर 1 रखेंगे तो किस कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात होगा, पहला कक्षा में यानी के कक्षा में। पहला कक्षा को ही क्या बोला जाता है, कौन कक्षा, के कक्षा बोला जाता है, ठीक है। अगर n बराबर 2 रखते हैं तो समझ लेना है
कि दूसरा कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी एल कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, अगर 3 रखते हैं एन बराबर तो समझ लेना है कि तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जबकि तीसरी कक्षा क्या है देखिए तो एम है, यानी एम में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें, उसी प्रकार से हो जाएगा। अब समझिए, जब n बराबर 1 रखते हैं इसका मतलब क्या होगा कि हम पहला कक्षा में यानी के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो चलो n बराबर 1 रखिए, इस फॉर्मूला में रखो, n बराबर 1 रखिए, देखिए इसमें रखिए n बराबर 1, देखिए 2 है, इसके बीच में गुना का चिन्ह है, गुना दे दिए, n की जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, दिक्कत कोई नहीं ना। देखिए यहाँ पर 2 है जो कहते हैं लिख दिए, इसके बीच में गुना है, गुना के चिन्ह दिए, n के मान कितना रखना है, 1 रखना है, n के मान कितना रखना है, 1 रखना है, तो 1 रख दिया, स्क्वायर है, n के स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। अब बोल लो 2 में गुना 1 के स्क्वायर तो 1 होता है ना, 1 गुना 1 करेंगे 1 मिलेगा, 1 हो जाएगा यानी 2। तो देखो तो पहला कक्षा में कहता ना 2 आ गई, ये जो 2 है ना इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इससे अधिक पहला कक्षा में नहीं हो सकता है इलेक्ट्रॉन, समझ लीजिए, इससे कम रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अधिक नहीं, समझ गए। ठीक उसी प्रकार से देखिए दूसरे कक्षा में निकालने के लिए n बराबर क्या मानेंगे, 2 मानेंगे, और ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, देखिए तो 2 गुना n के मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 के स्क्वायर करेंगे, बोलिए 2 गुना 2 के स्क्वायर 4 होता है, यानी 4 दूनी 8। अब बताइए तो दूसरा कक्षा में निकाले ना, यानी दूसरा कक्षा यानी एल कक्षा में कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, देखिए तो 8 है कि नहीं है ना। तो इसी प्रकार से तीसरा में निकालिएगा 18 आएगा, चौथा में निकालिएगा 32 आएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है, बाकी सब रख कर निकाल लेना है, समझ गए हैं। अब इतना तो समझ में आ गया, पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18, चौथा में 32, पांचवा में 50, बाकी सब अपने से निकाल लेना है, छठा में 72 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, अब यहां से हम लोग संयोजकता जानेंगे, ठीक है, संयोजकता कैसे ज्ञात करेंगे। हाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है पूछेंगे, और 2 जो इलेक्ट्रॉन है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, पहला कक्षा में अधिकतम 2 रहेगा, कम हो सकता है लेकिन 2 से अधिक नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 8 से कम हो सकता है लेकिन 8 से अधिक नहीं। क्रिकेट खेल जा हैं क्रिकेट खेलते हो ना, बताइए जब क्रिकेट खेलते हो तो देखते हैं ना, मैच देखते हैं ना, तो छक्का लगता है तो लिखता है मैक्सिमम 6 लिखता है, मिनिमम 4 लिखता है, मिनिमम 6 लिखता है, नहीं लिखता है, मैक्सिमम क्या लिखेगा 6 लिखेगा, मैक्सिमम का मतलब अधिकतम, क्या अधिकतम मतलब अधिकतम 6 हो सकता है लेकिन 6 से अधिक नहीं, ठीक है। अब तो 12 रन ले लो, 7 रन ले ला है, बताओ जब छक्का मारब तब मान लो कि दोगुना छक्का से बाउंड्री से और ज्यादा बहुत दूर चल गया तो दोगुना छक्का गिनेगा, 12 रन गिनेगा, नहीं ना, तो अधिकतम का मतलब यही होता है, ठीक है, कि उससे अधिक नहीं हो सकता है, उससे कम हो सकता है। जैसे अब छक्का लगता है 4 रन लेते हैं, 3 रन भी लेते हैं, 3 रन लेते हैं ना, बोलिए 5 रन का है 22 थ्रो में नहीं चला जाएगा 5 रन 5 रन हो जाएगा ना। अब मान लेते हैं कि बॉलर बॉलिंग किया, एक वाइड चल गया, अब पीछे ले छूट गया, बॉलिंग चल गया तो वाइड का रन जोड़ा जाएगा, 1 रन से 5 रन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, चाहे वो नो बॉल हो जी बॉल अप तो समझिए, इतना समझ गए। आप देखिए अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, ये तो बताना नहीं चाहते थे लेकिन अब नहीं समझ में आएगा इसलिए बता दिए, हम इसके लिए हम अलग से वीडियो डालना चाहते थे,
ठीक है, अलग से केवल तत्व के संयोजकता ज्ञात करने के लिए बताते, लेकिन अब यहाँ पर बता दिए फिर भी डालेंगे, ठीक है, क्योंकि संयोजकता बहुत लोग को परेशानी करता है, संयोजकता क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो बस इतना ही समझिए कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा में 18, चौथा में 32, पांचवा में 50, उतना जाना नहीं है। फिर से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे, अपवाह सिद्धांत एक होता है, उनसे बताएंगे जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो। अब समझिए, अब आप लोग खुद निकलिएगा, ठीक है, संयोजकता खुद निकलिएगा, बताइएगा। जैसे बबुआ देखिए, तत्व के परमाणु संख्या को संकेत में जेड द्वारा व्यक्त करते हैं, किसके द्वारा, जेड द्वारा, किसके द्वारा, जेड द्वारा। पे हमने पढ़ाया था कि तत्व के परमाणु में जितना सॉरी तत्व उदासीन परमाणु में क्या होता है, उदासीन परमाणु में जितना परमाणुओं की संख्या होता है उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होता है, उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, ठीक है, समझ रहे हैं? देखिए, तत्व के परमाणु संख्या को हम किसके द्वारा व्यक्त करेंगे, जेड द्वारा, किसके द्वारा, जेड द्वारा। तत्व के परमाणु संख्या को किसके द्वारा, तत्व के परमाणु संख्या को जेड द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, ठीक है। देखिए, तत्व के परमाणु संख्या किसके द्वारा, जेड द्वारा व्यक्त किया जाता है, सूचित किया जाता है। यदि मान लिया जाए कि किसी, देखिए सोडियम है, हम पूछेंगे कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है, तो यहाँ पर परमाणु संख्या के लिए हम जेड बराबर क्या लिखेंगे, 11। इससे क्या पता चलेगा, ये तत्व सोडियम है और इसका परमाणु, देखिए जेड क्या है, परमाणु संख्या को व्यक्त करेगा जेड, ठीक है, परमाणु संख्या को व्यक्त करेगा जेड, तो इसका परमाणु संख्या कितना है, 11। हमने ये भी बताया है, पिछले फिजिक्स में पढ़ना है, केमिस्ट्री में पढ़ाए थे, ठीक है, ये पढ़ाए थे कि देखिए उदासीन अगर परमाणु होगा, उदासीन परमाणु होगा, उदासीन परमाणु के कहने का मतलब क्या होता है, वो उदासीन परमाणु कहने का मतलब होता है कि उस पर कोई आवेश नहीं हो, ठीक है। अभी सोडियम पर कोई आवेश दिखाई दे रहा है, प्लस चाहे माइनस नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको उदासीन बोला जाएगा, ठीक है, क्या बोला जाएगा, उदासीन बोला जाएगा। यानी उदासीन परमाणु में क्या होता है, जितना जेड होता है उतना ही पी होता है, उतना ही ई होता है, ठीक है। जेड क्या है, परमाणु संख्या, पी क्या है, प्रोटॉनों की संख्या, ई क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जेड क्या है, परमाणु संख्या, पी क्या है, प्रोटॉनों की संख्या, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन पूछेंगे हम, यदि किसी तत्व के परमाणु संख्या 12 है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 12, प्रोटॉनों की संख्या कितना होगा, 12, ठीक है। यदि किसी तत्व के परमाणु संख्या 20 है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 20, प्रोटॉनों की संख्या 20, समझ गए हैं? अब 20 का के खीस मत बराबर। अब समझिए, इतना समझ में आ गया, ठीक है। जितना जेड होता है उदासीन परमाणु में उतना ही पी होता है, उतना ही ई होता है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर हम लिख दिए एन के जेड बराबर 11 है, तो पी बराबर भी क्या होगा, 11 होगा, ई बराबर भी क्या होगा, 11 होगा। एम जी जेड बराबर 12 होता है, ठीक है, तो बताइए पी बराबर भी 12 होगा और ई बराबर भी क्या होगा, 12 होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, चलिए अब इसको मिटाते हैं, इतना समझाने के लिए बता दिए बहुत, चलो क्या कर दो।
ये सब बेसिक जानकारी है, बताइए। हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? तत्व के संयोजकता। पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलिए पहले सोडियम पर आ जाते हैं। Na परमाणु संख्या Z बराबर इसका कितना होता है? 11 होता है, ठीक है। Z बराबर 11। पहला कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 गो, तीसरा कक्षा में 18 गो ना, चौथा में 32 गो। इतना ध्यान रखो, ठीक है। अब समझिए Na का परमाणु संख्या यानी सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। जब परमाणु संख्या 11 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगा? 11 होगा। हमको 11 तक जाना है, ठीक है। कक्षा बाई कक्षा चलेंगे, ठीक है। चलो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 गो। 11 तक पहुंचना है, ठीक है। 11 तक पहुंचना है। दूसरा में कितना होता है? 8। तो कितना हो गया? जोड़ते जाना है। 2 8 10 हो गया। कहाँ तक जाना है? 11। तीसरा में कितना होता है? तीसरा में 18। तो 18 लिख दीजिए ना। हाँ यहाँ पर 18 है, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? वो तीसरा कक्षा में 18 को होता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन अधिकतम है, न्यूनतम कम हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है। जितना का जरूरत होगा उतना दिया जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर 18 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। हो गया है। अब समझिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर लिए। क्या ज्ञात करें? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर संयोजकता हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब यहीं पर मान लिया जाए कि Mg हो गया, मैग्नीशियम Z बराबर 12 होता है, ठीक है। 2 पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8 और तीसरा में 2। 2 लिखेंगे, 18 होता है लेकिन 2 लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना? हैं? दुपट्टा। हाँ तीसरा कक्षा में 18 रहता है, अधिकतम रहता है। हाँ लेकिन जितना का जरूरत होगा उतना दिया जाएगा। तो देखिए तो पहला कक्षा में 2 लिख दिए, दूसरा कक्षा में 8 लिख दिए और तीसरा में क्या लिख दिए? 2। लेकिन 18 होता है, यहाँ पर 2 लिखना पड़ा क्योंकि 12 तक हमको जाना है, ठीक है। अब उसी प्रकार से ऑक्सीजन का Z बराबर 6 होता है परमाणु संख्या। अब बोलिए ना 2 सॉरी 8 होता है, 8 होता है। 2 और 6 होगा, होगा 8 नहीं होगा, बेसी हो जाएगा। हमको जाना है 8 तक, ठीक है। तो 2 और 6 होगा, हो गया ना? 2 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिथियम Li Z बराबर 3 हो गया। तो 2 और क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे ना, बोला 2 और 1 लिख दिए, हो गया 2 और 1, समझ गए। देखिए तो 2 1 3 है। पहला कक्षा में 2 और दूसरा कक्षा में 8 होता है, लेकिन हमको 3 तक जाना है, ठीक है। हैं? अब आगे के बाद घरे ले आइबो या पढ़े कोचिंग में, हैं? अब पहुंच जीबो ने मेला देखे। हैं? बताओ अइबो या पीरो पढ़े खातिर स्मार्ट और स्टडी पॉइंट में, हैं? यहाँ से रास्ता भटक के आगे जीबो ना, ये रुके के पड़ी, ठीक है। जहां तक जाना है वहीं तक रुकेंगे ना। अब चलिए, अब ज्ञात हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। बोलिए, हम यहाँ पर लिखते हैं Cl बराबर 17। क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17। बोला 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 क्या लिखी? बोला तो 2 8 7। बहुत बढ़िया, 2 8 7। 2 8 10 7 17, ठीक है। हो गया ना? 17 जाना था। यहाँ पर हम C लिखते हैं कार्बन, Z बराबर इसका होता है 6। 2 और क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे।
अब समझिए संयोजकता कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, संयोजकता कैसे ज्ञात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही संयोजकता ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखिए, यदि किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में यानी अंतिम कक्षा में, या संयोजी कक्षा भी बोला जाता है, बाह्यतम कक्षा कहिए या अंतिम कक्षा कहिए या संयोजी कक्षा कहिए। ठीक है, बाह्यतम कक्षा में किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर रहे हैं, उसके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, दो इलेक्ट्रॉन आ जाए, तीन इलेक्ट्रॉन आ जाए, चार इलेक्ट्रॉन आ जाए, क्या क्या आना चाहिए? एक, दो, तीन और चार, बाह्यतम कक्षा में। ठीक है, लास्ट वाला कक्षा में। जैसे देखिए तो इसका बाह्यतम कक्षा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात किए है, इनका बाह्यतम कक्षा अंतिम कक्षा कौन है? हई वाला हूँ, ये वाला है। हई देखिए, यहाँ से हई पहला कक्षा यानी के कक्षा हुआ, हई एल कक्षा हुआ, हई एम कक्षा हुआ, लास्ट में इन है। तो लास्ट में यानी एम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया? एक आया कि नहीं आया? समझ गए? हैं? तो जिन तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर रहे हैं, उनके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, उस तत्व का संयोजकता वही हो जाता है। क्या हो जाता है? वही हो जाता है। बोलो, समझ गए? हैं? जैसे यहाँ पर हम पूछेंगे कि यहाँ पर आप सोडियम का संयोजकता बताइए, तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। तो सोडियम का संयोजकता कितना होगा? एक होगा। हम पूछेंगे मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का संयोजकता कितना होगा? दो होगा। बाह्यतम कक्षा ही है, बाह्यतम कक्षा यही है। ठीक है, पहला कक्षा, दूसरा, तीसरा कक्षा, लास्ट वाला लास्ट में है ना, तो कितना इलेक्ट्रॉन है? दो है। तो सोडियम का संयोजकता कितना हो गया? दो। समझ गए? अब आ जाइए यहाँ पर कार्बन, इसका देखिए दो और चार, दो और चार है ना, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है? चार। तो संयोजकता कितना? चार। अब बताओ, क्लोरीन है 287, 287 कितना होगा? एक होगा। इसका संयोजकता एक। ठीक है, अब बोलिए कैसे हम बता रहे हैं। ठीक है, हमने तो अभी इस पर चर्चा की है कि एक आ जाए बाह्यतम कक्षा में, दो आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए बाह्यतम कक्षा में, तो अब उस तत्व का वही संयोजकता हो जाता है जो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित रहता है। बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, तो यहाँ पर हम एल लिखते हैं बाबू, एल एल्युमिनियम जेड बराबर 13 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 करेंगे, 2 8 3। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 3। तो संयोजकता कितना? 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी जिन तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर रहे हैं, उनके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए, अगर बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो संयोजकता कितना होगा? 1 होगा। अगर बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो संयोजकता कितना होगा? 2 होगा। 3 आ रहा है 3 होगा, 4 आ रहा है 4 होगा। अब रह गई पांचवा, छवा, सातवा, आठवा, है आठवा रह गई। तब देखिए, अब मान लीजिए कि देखिए यहाँ पर क्लोरीन के निकाले हैं। देखिए, अब देखिए, अगर 4 आ जाए, सॉरी 5 आ जाए बाह्यतम कक्षा में, 6 आ जाए, 7 आ जाए, तब संयोजकता कैसे ज्ञात करेंगे? अगर किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 7 आ जाए, तब उस तत्व का संयोजकता कैसे ज्ञात करेंगे? 8 में से क्या करना है? बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को घटा देना है, संयोजकता ज्ञात हो जाएगी। देखिए, जैसे यहाँ पर फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है, बोलिए, तो 2 8 है और 5 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 है। तो 5 है, तो इनका संयोजकता हम कैसे ज्ञात करेंगे? 8 में से क्या करेंगे? इनको घटा देंगे। 8 में से क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, 8 में से यानी बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। तो 8 में से 5 घटाएंगे, कितना होगा? 3। यानी फास्फोरस का कितना आ गया संयोजकता? 3। ठीक है, ये परिवर्तनशील संयोजकता भी परिवर्तित करता है। ठीक है, हाँ, इनका एक और संयोजकता होता है, 5 भी होता है। क्या? 5 भी होता है संयोजकता। समझ गए? हाँ, लेकिन वो अधिकतम होता है, अधिकतम। अब देखिए, क्लोरीन का देखते हैं, 2 8 7 है,
दो 8 है, 7 है। इनका संयोजकता हम कैसे ज्ञात करेंगे? क्या होना चाहिए बोलिए? क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए ना। क्यों? 8 में से क्या करेंगे? बातम कक्षा यानी 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 को घटाएंगे कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब आ जाइए यहाँ पर, हम यहाँ पर सल्फर लिख दिए, एस जेड बराबर 16, 2 6 2 8 है 6। बातम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 गो। संयोजकता कितना होगा? दुपट्टा हटाबो। पहलवान को ठंडा लगता है हैं? देखिए, तो इनका कितना होना चाहिए संयोजकता बोलिए? सल्फर का देखिए तो 2 8 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो रहा है, 8 में से 6 घटाएंगे 2 होगा। ठीक है, क्या होगा? 2 होगा। उसी पर ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 2 होगा कि नहीं होगा? 8 में से क्या करेंगे? 6 को घटा दो। समझ गई लो हैं? अब संयोजकता भूलेंगे हैं? हाँ, अब रह गई कि अभी तो 5 6 7 है, 8 आ जाई तो बातम कक्षा में 8 आ जाई, बातम कक्षा में 8 आई तो ओकर संयोजकता 0। 8 में से 8 घटाएंगे 0, एक केवल किसका आएगा? जो उत्कृष्ट गैस है यानी वर्ग 18 का जो तत्व है उन सभी का, हाँ, उन सभी का संयोजकता क्या होता है? 0 होता है, शून्य होता है। इसीलिए वर्ग 18 के तत्वों को शून्य वर्ग के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, 12th में क्वेश्चन पूछता है कि वर्ग 18 के तत्वों को शून्य वर्ग के नाम से जाना जाता है, क्यों? ठीक है, समझ गए ना? केवल इसमें हीलियम को छोड़ दीजिए, देखिए हीलियम को छोड़ना है, हीलियम बाद में आता है। ठीक है, देखिए वर्ग 18 दिखाई दे रहा है ना, उसमें हीलियम पहले नंबर पर है। ठीक है, हाँ तो हम मिटा रहे हैं, कोई दिक्कत है? अब संयोजकता समझ गए? बताइए, अब तक हम सब पढ़ा देते हैं। तत्व के तुल्यांकी भार, लवण के तुल्यांकी भार, अम्ल के तुल्यांकी भार हैं, आयन के तुल्यांकी भार, इतने में हो गया होता है। ठीक है, लेकिन ये में फंस गए तो एकरा के भुलाए के नहीं थे। ठीक बा? इसके बाद हम इस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, तब देखिए, अब हम लिखेंगे Na का तुल्यांकी भार, ठीक है, Na का तुल्यांकी भार। अब समझिए फॉर्मूला में क्या है, अगर तत्व इसमें सोडियम है, ठीक है, तो तत्व के परमाणु भार यानी सोडियम के परमाणु भार कितना होता है? 23 होता है। कितना? 23। अब बाटा में तत्व के संयोजकता, तो तत्व इसमें क्या है? सोडियम, सोडियम का संयोजकता कितना होता है? 1 होता है। तो 23/1 करेंगे क्या मिलेगा? 23, यानी सोडियम का तुल्यांकी भार कितना आ गया? 23 आ गया ना। सोडियम का तुल्यांकी भार 23, समझ गए? हाँ, तो बताइए यहाँ पर लिखेंगे Na के परमाणु भार बाटा Na सोडियम के संयोजकता। अब देखिए Na का परमाणु भार कितना होता है? 23 होता है, बताए सब। इसका वैलेंसी कितना होगा? संयोजकता 1 यानी 23 होगा। ठीक है, क्या होगा? 23। अब आ गया ये, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
Na का तुल्यांकी भार के लिए हम तुल्यांकी भार को E द्वारा व्यक्त कर रहे हैं, किसके द्वारा? E द्वारा। तो यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं Na, यहाँ पर E लगा देंगे। इसका मतलब E क्या है? तुल्यांकी भार को व्यक्त करेगा, I तत्व है, यानी इसका मतलब होगा कि सोडियम का तुल्यांकी भार। इसका मतलब क्या होगा? सोडियम का तुल्यांकी भार। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पर Mg लिखेंगे, इसका मतलब क्या होगा? Mg का तुल्यांकी भार। ठीक है, यहाँ पर Ca लिखेंगे, इसका मतलब क्या है? कैल्शियम का तुल्यांकी भार। ऐसे लिखेंगे, अब इतना लिखना नहीं है, लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, हैं? हम Mg का Mg का तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? देखिए, Mg का तुल्यांकी भार निकालने के लिए क्या करेंगे? समझिए, Mg लिखने का मतलब क्या हुआ? Mg का तुल्यांकी भार। E क्या है इसमें? तुल्यांकी भार। Mg क्या है? तत्व। तो Mg का हम क्या क्या कर रहे हैं? मतलब मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा? देखिए, फॉर्मूला क्या है? तत्व के परमाणु भार। तो तत्व इसमें क्या है? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना होता है? 24। 24 करेंगे, अब बाटा में तत्व के संयोजकता, तो तत्व इसमें क्या है? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का संयोजकता कितना होगा? 2 होगा। अभी बताए। ठीक है, तो 24/2 करेंगे, कटेगा कितना आएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12। मतलब Mg का तुल्यांकी भार कितना आ गया? 12। ठीक है, अब आ गया जा Al, मतलब एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम का तुल्यांकी भार ज्ञात कर रहे हैं। अब देखिए, एल्युमिनियम का क्या होगा? परमाणु भार। इसका 27 होता है, बोलिए 27। अब बताओ, इसका संयोजकता कितना होगा? एल्युमिनियम का 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। एल्युमिनियम का संयोजकता कितना होगा? 3 होगा। तो 27/3 करेंगे तो कट जाएगा, कितना होगा? 9 ना। ठीक है, तो इस प्रकार से तुल्यांकी भार ज्ञात किया जाता है। समझ गया ना? है कोई दिक्कत? आगे देख लीजिए, यहाँ पर और लिख देते हैं Ca, मतलब कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु भार 40 और संयोजकता 2 होगा, निकलिएगा तो। ठीक है, कितना होगा? 2 होगा। तो कट कर कितना आएगा? 20 ना। क्या आएगा? 20 आएगा। मतलब कैल्शियम का तुल्यांकी भार कितना निकल कर आ गया? 20 आ गया। ठीक है, हाँ। और एक ले लीजिए एग्जाम्पल। के मतलब पोटेशियम। ठीक है, इसका तुल्यांकी भार देखिए, पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 39। परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार 39 होता है। ठीक है, 39 होता है। आप पोटेशियम का संयोजकता कितना होगा? 1 होगा। निकालिएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो इनका तुल्यांकी भार कितना आ गया? 39 है। ठीक है, समझ गए हैं? तो जल्दी से जल्दी नोट करिए, मिटाएंगे। हैं? ठीक है, अब देखिए, ज्यादा टाइम भी हो गया। बताइए, एक में फंस गए, अब तक पूरा हो गया होता। तो तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए हम लोग जान गए, एक इसका तत्व का मिटा रहे हैं, लिख लेना है क्या?
अब देखिए हम लोग जानेंगे बी नंबर में मूलक कहिए या आयन कहिए। आयन का मतलब क्या होता है कि जिस पर धन आवेश और ऋण आवेश उपस्थित हो, ठीक है, क्या कहलाता है? आयन कहलाता है या मूलक कहलाते हैं। आयन का संयोजकता कैसे ज्ञात होता है? आयन का संयोजकता कैसे ज्ञात किया जाता है? आयन पर जितना धन आवेश होता है, ठीक है, या ऋण आवेश होता है, उनकी संख्या ही क्या होता है? उनका संयोजकता होता है। चलिए देखते हैं। तुल्यांकी भार किसका आप जानेंगे? मूलक देखिए, इसके लिए फॉर्मूला होगा मूलक सूत्र भार बाटा में मूलक और उपस्थित आवेशों की संख्या, आवेशों की संख्या चाहे धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मूलक के सूत्र भार बटा मूलक पर उपस्थित आवेशों की संख्या, आवेशों की संख्या, ठीक है। अब देखिए, समझिए थोड़ा सा इधर, मूलक के सूत्र भार कैसे ज्ञात करेंगे? मूलक किसको बोला जाएगा? आयन किसको बोला जाएगा? मूलक आयन एक ही है, ठीक है। ये क्या होता है? परमाणु या परमाणु का समूह होता है जिन पर धन आवेश या ऋण आवेश उपस्थित रहता है, मूलक या आयन कहलाता है, ठीक है। जिन पर क्या होगा? धन आवेश, कोई चार्ज हो जाएगा, ठीक है, चार्ज आ जाएगा, वो क्या कहलाएगा? मूलक कहलाएगा या आयन कहलाएगा? मूलक या आयन कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए, हम यहाँ पर लिखते हैं वो Na+ यानी सोडियम। इसका मतलब क्या है? Na+ धन आवेश हो गया, प्लस का मतलब क्या हो गया? धन आवेश। तो इसको आयन बोला जाएगा। आयन में क्या बोला जाएगा? धनायन। क्या बोला जाएगा? धनायन बोला जाएगा, ठीक है। सोडियम क्या है? धनायन है, धनावेशित है, धनावेशित हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मूलक के सूत्र भार, यानी जो तत्व के परमाणु भार होता है वही सूत्र भार होता है, ठीक है। जो तत्व के परमाणु भार होता है वही क्या होता है? सूत्र भार होता है। अब देखिए, Na का तुल्यांकी भार हम निकालेंगे बराबर। देखिए मूलक, देखिए Na क्या है? मूलक है या आयन है, ठीक है। अब देखिए मूलक के सूत्र भार मतलब परमाणु भार, ठीक बा। तो सोडियम के परमाणु भार कितना होता है? 23 होता है। परमाणु भार कितना होता है? 23, यानी परमाणु भार कहिए या मूलक का सूत्र भार कहिए, ठीक है, दोनों की है। तो 23 लिखेंगे, 23 लिख दिए बाटा में। अब देखिए
मूलक पर उपस्थित आवेशों की संख्या, मतलब कितना आवेश है, कितना चार्ज है, मतलब धन आवेश और ऋण आवेशों की संख्या। आवेश के मतलब क्या होगा कि धन आवेश और ऋण आवेश दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब रह गई बात कि मूलक पर कौन सा आवेश उपस्थित है। धन आवेश रहेगा तो धन आवेश का संख्या जितने रहेगा उतना लिखेंगे। तो बताइए, तो ये सोडियम Na+ है, यहाँ पर प्लस है। अब देखिए इस पर कौ को धन आवेश है, एक धन आवेश है। एक प्लस का मतलब क्या, एक धन आवेश। तो आवेशों की संख्या कितना है, इस पर एक है। देखिए मूलक पर उपस्थित आवेशों की संख्या, तो एक लिख दिए। 23/1 करेंगे क्या होगा, 23 होगा। ठीक है, तुल्यांकी भार ज्ञात हो गया मूलक का। अब यहीं पर हम Cl- लिखेंगे बाबू। Cl- इसका क्या होगा, तुल्यांकी भार बराबर, बोलिए इसका परमाणु भार लिखिए कितना होता है, 35.5। अब बाटा इस पर उपस्थित आवेशों की संख्या कितना है, एक बनू है, माइनस तो माइनस नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, केवल एक लिखा जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि एक माइनस है तो -1 नहीं, नहीं -1 नहीं होगा, एक होगा। ठीक है, क्या होगा, एक होगा। तो इस पर भी कितना एक है, एक लिख देंगे, यानी 35.5। अब यहां पर हम Ca2+ लिखते हैं का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार उसी प्रकार से निकल रहा है जैसे तो तत्व के तुल्यांकी भार ज्ञात कर रहे थे। निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, बोलिए। हैं, जैसे सोडियम का संयोजकता वहां पर एक होता था ना, यहाँ पर भी देखिए एक तरह से संयोजकता, देखिए धन आवेश और ऋण आवेश जितना होता है वही क्या होता है, उस तत्व का संयोजकता हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका कितना होना चाहिए, बोलिए 40। सूत्र भार 40 होगा। कितना आवेश है इस पर, दूगो है, दूगो धन आवेश है, तो 2 लिखेंगे, कटा देंगे, कितना आएगा 20 आएगा, आइएगा, बोलिए। अब यहाँ पर देखिए हम SO4 लिखते हैं। ठीक है, तब कैसे ज्ञात करेंगे इसका तुल्यांकी, बोलिए। ये भी तो आयन है, ये भी तो आयन है, इस पर धन आवेश उपस्थित है वो है, ये भी तो आयन है। तो इसका तुल्यांकी भार, तो इसका पूरा का जो देख रहे हैं SO4 का अणु भार निकाल लीजिएगा। क्या अणु भार निकाल लीजिएगा, सूत्र भार पूरा को ऐड करके निकालना होगा। है, तो सल्फर का कितना होता है, सल्फर का 32 होता है, 32। ऑक्सीजन का 16 होगा। कितना ऑक्सीजन है, 4 गो, तो 16 का 64 32 कितना होगा, 96। कितना होगा, 96 होगा। ठीक है, यानी इसका ज्ञात करना है। बोलिए, सल्फर का परमाणु भार कितना होता है, 32। ऑक्सीजन का कितना, देखिए तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 को है, तो कितना होगा, 16 का 64 होगा। बोलिए, तो प्लस हम 64 लिख दे रहे हैं। अब बाटा में क्या लिखेंगे, हैं, बाटा में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि इस पर क्या है, 2 ऋण आवेश है, तो बाटा में 2 लिख देंगे। तो 32 64 96 होगा ना, हो 4 2 6 96 होगा। ठीक है, 96 बाटा 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। समझ गए, हैं, कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अगला हम यहाँ पर EnH4 लिखेंगे, NH4+। ठीक है, ये अमोनियम बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, अमोनियम। ठीक है, NH4 को क्या बोला जाता है, अमोनियम। तो इसका देखिए, इसका हम क्या कर रहे हैं, ई के मतलब तुल्यांकी भार। ठीक है, ये क्या है, अमोनियम है, तो अमोनियम का तुल्यांकी भार ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो अमोनियम का सूत्र भार होगा, तो नाइट्रोजन का पहले परमाणु भार कितना होता है, 14। हाइड्रोजन 4 को है, तो कितना होगा, 14 4 18, यानी 14 + 4। अब बाटा में कितना आवेश है इस पर, एक ना, बाटा में एक, मतलब 18 होगा। क्या होगा, 18। समझ गए, ठीक है।
तो आज का क्लास यहीं तक, ठीक है। अब कल पढ़ाया जाएगा आगे। अभी तो मूलक आयन का बताए, अम्ल का बताएंगे, क्षार का बताएंगे, ठीक है। हैं तो बढ़िया से पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत हो रहा होगा तो पूछिएगा। खाना उना तो लोग खैले ना अभी तू लोग को तो बैठ कर पढ़ना है, हमको पढ़ाना है। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इतना ही रहेगा क्लास आज का, कल आगे पढ़ाया जाएगा। और जो संयोजकता हम बताए थे निकालने के लिए, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे तो बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा तो ठीक है। थैंक यू। पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए।